कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो नए मेरे व्यूवर्स हैं उनसे हिम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके। तो मैंने कल जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी प्यार है या सज़ा अपने नावल की, वहीं से मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फिर सुनिए। उसका धरती आसमान उसके बिना जीवन निरर्थक ही लगता है। उसकी मजबूरी बाहों में ही औरत को सुरक्षा मिलती है। उसकी अपने पति की मजबूत बाहों में ही औरत को सुरक्षा मिलती है। पति बिना औरत बिना छत के मकान की तरह हो जाती है, जिसे मौसम की हर मार को अकेले ही सहना पड़ता है। भगवान को पूनम की मांग में हमेशा सिंदूर यूं ही चमकता रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। मन ही मन प्रेमा ने भगवान से यही प्रार्थना की। लो भाई, हमारा खाना तो हो चुका, सुभाष उठते हुए बोले। वैसे पूनम, तुम्हारे हाथों के खाने में माँ के हाथों का स्वाद महसूस होता है। बेटी, तुम्हारी माँ भी रसोई में दक्ष है। रूप रंग तो ऊपर वाला देता है, लेकिन गुण देने वाली माँ ही होती है। तुम भी अपनी माँ से रसोई की कला में निपुण हो जाना, प्रेमा ने सरिता से कहा। हाँ बुआ जी, पूनम ने सरिता से कहा। हाँ बुआ जी, मैं भी माँ का हाथ बटाती हूँ रसोई में। स्कूल के बाद तो माँ ही काम करती रहती हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं करने देती हूँ, मैं उनकी मदद करती हूँ। और आप आएंगी तो देखना, सरिता ने प्यार से कहा। हाँ बेटी, तेरी माँ को यह सुख मिल जाएगा, लेकिन मेरी बहू पता नहीं कैसी मिलेगी। आजकल के ज़माने में तो लड़कियाँ रसोई को बोझ समझती हैं। अरे बुआ जी, हमारा भोला कोई ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करने वाला है। मोटी सी लड़की ही ढूंढेगा और खाना होटल से मंगवाएगा। क्यों मोटू? दीदी, आपकी कसम, अगली बार जब आप मुझे देखोगी ना तो पहचान नहीं पाओगी। बस आज से ही डाइट और एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपको, भोला ने कहा। ओके डन, सरिता भोला के हाथ पर अपना हाथ मारकर बोली। देखती हूँ मोटे, तू अपना वादा कितना पूरा करता है। प्रेमा ने सरिता को आवाज़ दी तो वह किचन से निकलकर हॉल में आ गई। चलो बेटा, ट्रेन का टाइम हो गया है। भोला, जा जरा ऑटो तो ले आ। जी मामी जी, भोला ने कहा और ऑटो लेने चला गया। सरिता अब कल स्कूल के बारे में सोचने लगी। संध्या, अर्चना, विद्या उससे नाराज़ होंगी, वो जो बिना बताए चली आई थी। सरिता के बिना विद्या तो बिल्कुल बोर हो जाती है, क्योंकि सरिता ही एक ऐसी बंदी थी जो विद्या की नॉन स्टॉप बकबक झेल सकती थी। आजकल संध्या तो पूरे टाइम मोबाइल में बिजी रहती थी। उनका घर आ गया। सुभाष ऑटो वाले को पैसे देता है, प्रेमा दरवाज़ा खोलती है। सरू को डूबता सूरज देखना बहुत अच्छा लगता था, सो वो वहीं चंपा के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गई। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। सुभाष भी वहीं बैठ गया। प्रेमा बोली, चलो आप यहाँ बैठ जाइए, मैं चाय यहीं ले आती हूँ। सरिता ने 2 दिन के बिखरे फूलों को चबूतरे से हटाया। बाबा, आप पेड़ के तने से टिककर बैठ जाइए, आपको आराम मिलेगा। हर रोज़ सुबह सरिता फूलों को चुन लिया करती थी। 2 दिन में काफ़ी फूल इकट्ठा हो गए थे। प्रेमा तब तक चाय बना लाई थी। सरिता डूबते सूरज को देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तीनों ने वहीं चाय पी। अब अंधेरा गहराने लगा था। चलो अब अंदर, अंधेरा होने लगा है, सुभाष ने कहा। सरिता ने कहा, चलिए बाबा, तीनों अंदर आ जाते हैं। सुभाष बोले, प्रेमा, आज तो हम थोड़ी खिचड़ी ही खाएंगे, बस तुम थोड़ी खिचड़ी ही पका लो। तुम भी थक गई हो और सरिता भी काफ़ी थकी थकी सी लग रही है। चलो माँ, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। प्रेमा ने झटपट खिचड़ी बनाई। सरिता ने सलाद तैयार किया और फ्रिज से कुछ फल निकाल लाई। सभी ने खाना खाया। प्रेमा और सुभाष बरामदे में चले गए। सरिता अपने कमरे में आ गई, चादर ठीक करके पलंग पर लेट गई। उसे जल्दी ही नींद आ गई। प्रेमा और सुभाष भी सोने जा रहे थे। प्रेमा रोज़ की तरह सरिता को चादर ओढ़ाकर उसके माथे पर ममता भरा चुम्बन देना नहीं भूलती थी। हर रोज़ जैसे उसका नियम ही था, तभी तसल्ली से सो पाती थी। माँ की ममता तो ऐसी ही होती है। आज 15 अगस्त था। सरिता ने प्रार्थना की सारी तैयारी कर ली थी। सरिता पूरी सफ़ेद ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर सामने लटकती उसकी मोटी मोटी काली चोटियाँ और माथे पर आती घुंघराली लटें कयामत ढाते थे। जैसे ही सरिता स्टेज पर पहुंची, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, क्योंकि हर साल गायन का प्रथम पुरस्कार सरिता को ही मिलता था। सरिता ने वंदना शुरू की। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो
भूल कर भी कोई भूल हो ना। अपनी मीठी सी आवाज़ में सरिता वंदना गाती रही। सब जैसे हिलना डुलना ही भूल गए। एक समा सा बंध गया था। छोटे बड़े सब उसकी वंदना में डूब से गए थे। वंदना जैसे ही पूरी हुई, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा और टीचर ने भी सरिता को बधाई दी। सरिता ने देखा माधुरी खड़ी होकर दोनों हाथों से अंगूठे से उसे चीयर अप कर रही थी। विद्या सैल्यूट कर रही थी। सरिता ने सबको थैंक्स कहा और अपनी जगह आकर बैठ गई। इस बार भी उसे हर बार की तरह सर्वश्रेष्ठ गायन का प्रमाण पत्र मिला था। खुशी खुशी सरिता ने आकर प्रेमा को बताया। प्रेमा ने उसे प्यार से गले लगाकर शाबाशी दी। शाम को सुभाष को भी बताया कि सरिता को प्रथम गायन का पुरस्कार मिला है। सुभाष भी गर्व से बोले, आखिर बिटिया किसकी है प्रेमा जी? बस बेटा, जीवन की हर दौड़ में खुद को इसी तरह साबित रख करना और हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनना, लेकिन कभी अपने अंदर घमंड न पनपने देना। हमें कभी अफसोस नहीं रहा कि भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी प्यारी बेटी सरिता से पूरे हुए हैं। क्यों प्रेमा जी? हाँ जी, भगवान ने हमें सरू जैसी बेटी देकर दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी दी है। हमें गर्व है अपनी सरिता पर। सरिता भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। शाम को वह बरामदे में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी, तभी उसे माधुरी आती दिखाई दी। वह बाहर आ गई। अरे माधुरी, चलो चंपा के नीचे बैठते हैं, वहीं बातें करेंगे। दोनों चंपा के नीचे चबूतरे पर बैठ गईं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। माधुरी बोली, यार सरू, तेरी आवाज़ में तो जादू है। दिल चाहता है बस तू गाती जाए और सब सुनते ही जाएं। तेरे गले में जादू है। कैसे समा सा बंध गया था जब तू गा रही थी। सरिता ने माधुरी को थैंक्स कहा। माधुरी, मुझे खुशी हुई कि तू स्कूल आई, बहुत अच्छा लगा। पता है, बड़ी मुश्किल से आ पाई। बाई जी ने साफ इनकार कर दिया था। वह तो भला हो सेठ जी का, उन्होंने कहा कि जाने दो, बच्ची ही तो है, इसका मन कर रहा है तो इसे मना क्यों करती हो सेठानी? तब कहीं जाकर बाई जी ने मुझे स्कूल आने दिया। पता है सरिता, सेठ जी मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं, अच्छे दिल के मालिक लगते हैं। बाई जी से आँख बचाकर मुझे फल और सूखे मेवे खिलाते हैं और एक दो बार तो पैसे भी दे चुके हैं माँ के इलाज के लिए। कहते हैं तेरी बाई जी को कभी न बताना, वरना हंगामा कर देगी, बहुत छोटे दिल की है वो, माधुरी ने कहा। सरिता ने माधुरी को ध्यान से देखा। एक अजीब सी चमक आ गई थी माधुरी की आंखों में सेठ जी की बात करते समय, और वह थोड़ी मोटी भी लग रही थी। गालों पर भी चमक आ गई थी, खाने पीने की वजह से। सरिता ने पूछा, वैसे कितनी उम्र होगी तेरे सेठ जी की? माधुरी ने दिमाग पर जोर देकर कहा, यही कोई 40 के आसपास होंगे, लेकिन काफ़ी फिट हैं। उम्र से 10 साल कम ही लगते हैं। रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, घूमने भी जाते हैं सुबह सुबह। अच्छी सेहत के मालिक हैं सेठ जी। वहीं मालकिन बेहद मोटी, बेडौल शरीर और कर्कश आवाज़ की है। मैंने कभी उन दोनों को आपस में प्यार से बातें करते ही नहीं देखा। मालिक हमेशा बाई जी को कंजूस कहते हैं और उसकी कंजूसी की आदत से परेशान रहते हैं। बस ऐसा समझ ले, बहुत ही बेमेल जोड़ी है। सेठ जी काफ़ी स्मार्ट हैं, बोलते भी मीठे हैं और मुझे कभी नौकर की तरह नहीं बुलाते। एक दिन जब बाई जी घर पर नहीं थी तो पता है, मुझे अपने साथ सोफे पर बैठाया और बोले, माधुरी, तुझसे कभी किसी ने कहा कि तू कितनी सुंदर है? मैं तो शर्मा गई। तो वो हंसकर बोले, सच माधुरी, तू बहुत ही सुंदर है। सरिता, पता है, मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से इतने सुंदर होने का एहसास नहीं कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा सेठ जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। सरिता ने देखा। ये सब कहते हुए माधुरी शर्म से लाल हुई जा रही थी। सरिता सोचने लगी, कहीं माधुरी की गरीबी का सेठ कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। फिर उसने सोचा, इससे पहले उसने माधुरी को इतना खुश कभी नहीं देखा। उसने ध्यान से वह बात झटक दी और बोली, पता है मधु, आभा दीदी मुझे याद कर रही थी, कभी मिल ले उनसे। तुझे याद कर रही थी? मैं गई थी तो अगले महीने उनकी शादी तय हो गई है। सुनकर माधुरी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, फिर तो हल्दी, मेहंदी, गीत, संगीत, डांस, दावत, मज़ा आ जाएगा यार। मैं तो जी भर कर डांस करूँगी, मगर पता नहीं बाई जी मुझे छुट्टी भी देगी या नहीं। चलो जाने दो, 2 दिन ना सही रातें तो होंगी ना धमाल मचाने को। हाँ वो तो है, मुझे भी शादी के लिए कपड़े गहने खरीदने हैं। बाबा से बोलकर इस बार लहंगा चोली खरीदूंगी। बड़ी शादी है, बड़े रईस लोग आएंगे तो हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। आप लोग यदि
10 मिनट से ज़्यादा मेरी स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसे 10 मिनट से ज़्यादा भी पढ़ सकती हूँ। तो वही हम्बल रिक्वेस्ट न्यू व्यूवर से कि इसे मेरे चैनल को नॉवेल कॉर्नर अंजुम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। थैंक यू।